अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो हमने एडवांस एड थ्योरी की लेक्चर सीरीज को आगाज किया हुआ था। तो आज के दिन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हसी डायग्राम। पहले 53 पेजेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज पेज नंबर 40 पे हमारा टॉपिक है हसी डायग्राम। तो चलिए आइए हम इसको पढ़ना, सीखना, समझना स्टार्ट करते हैं। द हसी डायग्राम ऑफ अ फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ये क्या होता है? फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस। ठीक है, ये फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो कहता है कि हसी डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एज फॉलोज। यानी कि इस फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हसी डायग्राम। कहता है इसको हम नीचे एज फॉलोज, नीचे आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। एस के जो एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो जो इसके पॉइंट्स हुआ करेंगे, जो इसके एलिमेंट्स हुआ करेंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के जो एलिमेंट होंगे उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे इन द प्लेन, प्लेन में जिसको हम वर्टिसेस का नाम देंगे। And there is a directed line segment arrow drawn from A to B whenever A is this in S। ये क्या है? कल के लेक्चर में हम पढ़ के आए थे, ठीक है। यानी कि कल के लेक्चर का आखिरी टॉपिक यही था, ठीक है। ये देखें, यानी कि मैंने आपको बताया था कि A लेस देन B का मतलब है कि इनके दरमियान कोई नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हमें पता चल जाए कि कोई भी ऐसा C एलिमेंट नहीं है, यानी कि इनके दरमियान कोई भी एक C एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये वाली चीज है। तो ये लिखा हुआ है, इसके लिए है ना, हम इसके लिए कहता है इस काम के लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकाला करेंगे, ठीक है। एक एरो आएगा ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, जब कभी ये वाला रिलेशन हो। कहता है इंस्टेड ऑफ ड्राइंग एन एरो, हम एरो नहीं लगाएंगे, सिर्फ लाइन सेगमेंट लगाएंगे, ठीक है। यानी कि वो हिस्सा लगाएंगे ए टू बी। वी समटाइम्स प्लेस बी हायर देन ए एंड ड्रॉन अ लाइन बिटवीन देम। कहता है बाज़ औक़ात हम बी को हायर प्लेस पे रखेंगे ए की निस्बत, और इनके दरमियान एक लाइन लगा दिया करेंगे। इट इज ऑफन अंडरस्टूड दैट मूवमेंट अपवर्ड इंडिकेट्स सक्सेशन। कहता है कि ये अंडरस्टूड बात होगी कि जो ऊपर को, अगर हम ऊपर को जाएंगे ना, तो ये सक्सेशन को डिनोट करेगा, यानी कि ऊपर बड़ी वाली चीज आएगी, ठीक है। वो आगे जब डायग्राम्स के साथ रिलेट करेंगे ना चीजों को, फिर हमें समझ आएगी, ठीक है। फिलहाल थ्योरी पढ़ लेते हैं। कहता है इन द डायग्राम दस क्रिएटेड दिस इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम वर्टेक्स एक्स टू द वर्टेक्स वाई। देखें, एक सेट एस है जिसमें दो एलिमेंट्स है एक्स और वाई। सेट एस में दो एलिमेंट हमने ले लिए, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। अगर उनके दरमियान ये वाला रिलेशन है तो हम देखें इस एलिमेंट को एक वर्टेक्स यानी कि पॉइंट एक्स कहेंगे, इस एलिमेंट को एक वर्टेक्स यानी कि पॉइंट वाई कहेंगे, और इस रिलेशन को जाहिर करेंगे किससे? एक डायरेक्टेड पाथ थे, पाथ लाइन से, जो कि एक्स टू वाई की जानब होगी। एग्जाम्पल करते हैं, वहां से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। ये आगे नीचे एग्जाम्पल आ रही है, वहां पे जब एग्जाम्पल को डायग्राम से हम रिलेट करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। क्या क्या चीजें हमने पहले सीखी ये देख लेते हैं। हमने कहा कि ये हसी डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की। दूसरी बात कि जो एस के एलिमेंट्स हुआ करेंगे वो यहाँ पे पॉइंट बनाया करेंगे जिसको वर्टिसेस का नाम दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर ये वाला रिलेशन है तो हम क्या करेंगे कि एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो लगा दिया करेंगे। चौथी बात ये है कि अगर फर्ज किया ये वाला रिलेशन नहीं दूसरा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एरो की बजाय ए टू बी तक हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, लाइन ले लेंगे बिटवीन देम, ठीक है। और ये कहता है अंडरस्टूड बात है कि हाई वाली चीज को हम ऊपर रखेंगे, वो सक्सेशन को शो करेगा, यानी कि ये सक्सेशन है इन नीचे वालों की, ठीक हो गया इस तरह। तो अब इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। इसको अगर हमने जाहिर करना है तो एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक हम एक डायरेक्टेड पाथ बनाएंगे, ठीक हो गया। हसी डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इज अ पिक्चर ऑफ एस, हेंस इट इज वेरी यूजफुल। ये बहुत यूजफुल है इन डिस्क्राइबिंग द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन एस, कि एस में किस तरह के एलिमेंट है। बाज दफा चीजों के रिलेशन को सेट में बयान करना मुश्किल होगा। बाज दफा चीजों के रिलेशन को सेट में बयान करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए हम हसी डायग्राम का यूज करेंगे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी,
ठीक है, यानी कि ये देखें बच्चों, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्लिक करेगी आप पे। ये फर्ज किया मैं कहूं ए बी सी है और ये 1 2 3 है। अगर ये मैं एक फंक्शन बना लूं तो ये फंक्शन कितना सिंपल सादा आसान सा बन गया। लेकिन अगर इसको मैंने मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? जब मैंने f के अंदर a पुट किया आंसर 1 आया, जब f के अंदर मैंने b पुट किया आंसर 2 आया, जब f के अंदर मैंने c पुट किया तो आंसर 3 आया। तो ये देखें, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कितनी मुश्किल बनी इसकी, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कितनी मुश्किल बनी, लेकिन हमने इसको ग्राफिकली एक अच्छे अंदाज से देख लिया। बिल्कुल इसी तरह सेट में रिलेशन डिफाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा या बहुत मुश्किल होगा, तो उसका यूजफुल जो हल है ना वो हसी डायग्राम है। हसी डायग्राम देखकर हमें उनके दरमियान रिलेशन पता चल जाया करेगा। ठीक हो गया, आगे जाके पढ़ेंगे। कहता है समटाइम्स वी डिफाइन अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बाय सिंपली रिप्रेजेंटिंग इट्स हसी डायग्राम। कहता है बाज दफा तो हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को उसकी हसी डायग्राम्स की मदद से प्रेजेंट कर देंगे। The Hussey diagram of a finite या linearly totally ordered set is simply one path। कहता है कि finite टो सेट के लिए, टो सेट टोटली ऑर्डर्ड सेट हम पढ़ के आए थे पीछे वाले लेक्चर में। एक हमने पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पढ़ा था, एक हमने टोटली ऑर्डर्ड सेट पढ़ा था। टोटली ऑर्डर्ड सेट को हम लिनियरली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं, इसको कहते हैं टो सेट। कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो मुझे ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग कहेंगे कि हम ही इस पर टाइम लगा रहा है, ये तो हमने कल एक एक चीज पढ़ी है। ठीक है, तो टो सेट के लिए हमारे पास सिर्फ एक पाथ आया करेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं, वहां से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये हमें एक सेट दे दिया गया है। अब इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन है? x डिवाइड करता है y को। अब ये वाली चीज देखे ना, x डिवाइड करता है y को। अब इस पे रिलेशन x डिवाइड करता है y को, यानी कि एक एलिमेंट डिवाइड किया करेगा दूसरे को। इसको हम देख सकते हैं इस हसी डायग्राम की मदद से। तो चलिए जी इसकी हसी डायग्राम बना लेते हैं। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले देखिए 24 है। ठीक है, 24, ये हमने 24 लिख लिया। 24 को कौन कौन डिवाइड करता है? 24 को यहां से अगर आप देखें ना कौन कौन डिवाइड करता है, तो 24 को डिवाइड करता है 1b 2b 3b, यानी कि इस तरह ये डिवाइड करते जाते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले आपने लिखना है 1, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 1, ये 1 लिख लिया हमने, ये 1 लिख लिया। अब ये देखें 1 किस किस को डिवाइड करता है? तो 1 सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 सभी को डिवाइड कर देता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो कि जिनको 1 डिवाइड करता हो और वो सबसे छोटी हो। वो आ गया 2 और 3। तो ये मैंने 1 कह दिया, 1 डिवाइड करता है, 2 को भी 1 डिवाइड करता है, 3 को भी। तो इनके दरमियान ये रिलेशन बन गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला होगा 1 precedes 2 और 1 precedes 3। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिलेशन डिवाइड को शो करेगा। इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइड्स 2 और इसका मतलब क्या है? 1 डिवाइड्स 3। अब ये देखें आपने ऊपर, अब देखें, अब आगे बढ़े, अब आगे देखें 1 और किस किस को डिवाइड करता है? तो ये सभी को 1 डिवाइड करेगा। इसी वजह से 1 के साथ देखें सभी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। 1 यहाँ से यहाँ फिर, ठीक है, 1 यहाँ से यहाँ फिर, ठीक है, 1 का सभी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। देखिए क्यों? क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता होगा। आगे देखें 2 किस किस को डिवाइड करता है? 2 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है। 3 किसको डिवाइड करता है? 3 9 को डिवाइड करता है। 4 डिवाइड करता है 8 को, 6 डिवाइड करता है 12 को, 9 डिवाइड करता है 18 को। अब देखिए 18 डिवाइड नहीं करता 24 को, इस वजह से हमने ऐसे नहीं बनाया। 12 डिवाइड करता है 24 को, ये भी इसको डिवाइड करता है। ये सारे नंबर हो गए। अब ये देखें अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? ठीक है, यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो आप आ जाए नीचे। 12 को 4 भी डिवाइड करेगा, 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 12 को 1 भी डिवाइड करेगा, 12 को 6 भी डिवाइड करेगा, 12 को 3 भी डिवाइड करेगा और 12 को 1 भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, यानी कि ये इस तरह चीज। अगर मैं आपसे पूछूं 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे 8 को 4 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 1 भी डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इस तरह ये वाली चीज आ जाएगी। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 18 को कौन कौन डिवाइड करता है। ठीक हो गया, ये वाली चीज आ गई। तो ये देखिए इसी डायग्राम की मदद से हमें रिलेशन का पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। इन्होंने कहा है कि लेट ए बी, अगर ये हमारे पास सेट है एक और ये हमारे पास क्या है, इज ऑर्डर डिफाइंड इन ए पे ये ऑर्डर डिफाइन है, तो ये हसी डायग्राम के थ्रू हमें बता दिया गया है कि इस तरह का ऑर्डर होगा। हसी डायग्राम के थ्रू हमें ऑर्डर बताया गया है। देखें अब ये कैसा ऑर्डर है, ना तो ये लेस देन का था, ना तो ये ग्रेटर देन का था, ना तो ये डिवाइड्स वाला था। ये कैसा था हमें नहीं पता कैसा है, डायग्राम बता रही है कैसा है। डायग्राम बता रही है ऐसा है कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे भी रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। अगर मैं डी और ई की बात करूं, ये आपस में रिलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान कोई भी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, यानी कि इस तरह ये वाली चीज आ जाती है।
तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एलिमेंट्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये जो भी जिस तरह भी आपस में रिलेट कर रहे हैं इसको आप साबित करेंगे ये पो सेट है एंड नॉट अ टो सेट। तो पो सेट की डेफिनेशन कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि ये इसको हम रिफ्लेक्सिव साबित करते होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये एंटीसिमेट्रिक होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। और टो सेट क्या होता है, टो सेट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो पो सेट से और एक कंपेरेबिलिटी से। ये पो सेट तो है लेकिन हमने साबित करना है कंपेरेबिलिटी नहीं होगी, जब कंपेरेबिलिटी नहीं होगी तो ये टो सेट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमने साबित करना है कि ये डायग्राम जिस रिलेशन को शो करती है ये पो सेट है, लेकिन कंपेरेबिलिटी नहीं होगी तो टो सेट नहीं होगा, ये चीज हमने साबित करनी है। ठीक हो गया, तो आगे बच्चों बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये जब मैं अंडरस्टैंड करने बैठा था ना इन चीजों को तो उस वक्त भी मैं कभी इधर को कभी उधर को हो रहा था। क्योंकि ये चीजें खत्म ही नहीं थी हो रही, तो मैं कह रहा था कब खत्म होंगी ये वाली चीजें और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्पीड से अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या साबित करवाएंगे कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो ये देखिए ये अपने आप से रिलेट करता है क्योंकि इसका अपने आप तक रास्ता तो नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट जो है ना वो हसी डायग्राम में अपने आप से रिलेट करता होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं सोल्यूशन थोड़ा सा। कहते हैं ये सेट है, ये ऑर्डर डिफाइन है बाय हसी डायग्राम की मदद से। कहता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x और y अगर दो एलिमेंट लें, अगर हम a से दो एलिमेंट लें तो इनके दरमियान ये रिलेशन होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y वन कैन गो फ्रॉम x टू y इन एनी यूनिडायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, कहता है कोई ना एक यूनिडायरेक्शनल ग्राफ की x से y तक जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल ग्राफ की मदद से जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने हमें दे दिया है, यानी कि ये रिलेशन भी उन्होंने खुद डिफाइन कर दिया है, x इक्वल टू y। देखें ये हमारे पास यानी कि ये हमें उन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया है x इक्वल टू y वाला। कौन सा, x इक्वल टू y वाला, ये रिलेशन हमें डिफाइन कर दिया उन्होंने x इक्वल टू y वाला। अब ये देखें दो एलिमेंट लें, यानी कि एक एलिमेंट लें, हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये चीज रिफ्लेक्सिव प्रूव होगी। अब हमने एंटीसिमेट्रिक प्रूव करना है, तो एंटीसिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज हम गिवन लेते हैं और इससे हम ये वाली चीज साबित कर देते हैं। अच्छा ये रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन का मतलब है ये आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ से निकल के आ गया x इक्वल टू वाई, इससे क्या निकल के आ गया, इससे निकल के आ गया y इक्वल टू x। तो ये देखें इन दोनों की मदद से हम ये चीज लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा एंटीसिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में क्या है कि यहाँ से और यहाँ से हम ये वाली चीज प्रूव कर देंगे कि x जो है वो z के भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या है, x बराबर होगा y के, इसका मतलब है y बराबर होगा z के, तो x y के बराबर है, y z के बराबर है, x z के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है x प्रोसीड कर गया z को। तो ये हमारे पास ट्रांसिटिविटी भी साबित हो गई। क्या, ट्रांसिटिविटी भी साबित हो गई। या आप सिंपली कह सकते हैं, देखें, या आप सिंपली कह सकते हैं क्या कि वन कैन गो फ्रॉम x टू y एंड y टू z, यानी कि x से y तक जाए फिर y से z तक जाए। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो एक एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जा सकते हैं। देखें अगर c रिलेट कर, अगर ए और c का रिलेशन है और c और a का रिलेशन है, तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, तो ये एक अपोज सेट हो गया। ठीक हो गया, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको कंपेरेबिलिटी नॉट को हमने साबित करवाना है। तो ये लिखा हुआ है सिंस कैन नॉट गो फ्रॉम डी टू ई एंड नॉट कंपेरेबल। कहता है कि हम डी से ई तक जो है वो नहीं जा सकते, डी एंड ई आर नॉट कंपेरेबल। यानी कि देखिए अगर आपने ई से डी तक डायरेक्ट जाना हो तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते अगर हम, यानी कि ये नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये नॉन कंपेरेबल है। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कंपेरेबिलिटी नहीं पाई जाती और ये टो सेट नहीं है। टो सेट तो था इन तीन प्रॉपर्टीज की तहत, लेकिन ये एक और कंपेरेबिलिटी नहीं हुई तो ये टो सेट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब ये आप एग्जांपल खुद भी कर सकते हैं। चलें जी मैं आपको करवाता हूँ। कहता है कि ये हमारे पास सेट है, ऑर्डर डिफाइन है। किस तरह डिफाइन है, इस तरह डिवाइड है कि x डिवाइड करता है y को, x डिवाइड करता है y को। तो देखिए 1 डिवाइड करता है 3 को भी, 5 को भी, 2 को भी, 6 को भी, यानी कि 4 को भी। और अगर हम बात करें 2 की तो 2 डिवाइड करता है 4 को भी और 6 को भी। अगर हम बात करें 3 की तो 3 डिवाइड करता है 6 अकेले को, और ये वाला, यानी कि ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने साबित करना है क्या, कि ये पो सेट है लेकिन टू सेट नहीं है। हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए डायग्राम से पढ़ लेते हैं। कहता है वी विल कंस्ट्रक्ट हैसी डायग्राम व्हिच पोसेसेस पार्शियल ऑर्डरिंग
इट इज यूनिडायरेक्शनल ग्राफ, ये एक यूनिडायरेक्शनल ग्राफ है, एक सिमत का ग्राफ है। दिस द ऑर्डर इज डिफाइंड एज फॉर एक्स वाई, दिस एक्स इज इक्वल टू वाई आर वी कैन गो फ्रॉम एक्स टू वाई इन दिस यूनिडायरेक्शनल ग्राफ। ये हमारे पास क्या हो गया, पोसेट हो गया। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ किसे कहते हैं, ये ना हम सर्च कर लेते हैं इंटरनेट से, हमें मज़ीद पता चल जाएगा यूनिडायरेक्शनल ग्राफ किसे कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ द स्पेशल केस, हम ना गूगल से इसकी मदद ले लेते हैं, हम यहाँ से इसकी ना मदद ले लेते हैं। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ एज हसी डायग्राम। ये लिख दिया गया, कहता है हसी डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ दैट कम, यानी कि ये हमें वेबसाइट उन्होंने लिंक दे दिया है, वेबसाइट पे हम जाके देखते हैं। कहता है डायरेक्टेड एनालिटिक ग्राफ, द डायग्राम इज डायरेक्टेड ट्रांसिटिविटी नो रिडंडेंट एजेस और नो रिडंडेंट एजेस। ये यूनिडायरेक्शनल ग्राफ है, ए से बी, बी से सी, ए से डी। तो कोरस्पॉन्डिंग हसी डायग्राम ये होगी, लिखते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन यूनिडायरेक्शनल ग्राफ। अब हमें पता चलेगा। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ लिखा हुआ है, डेफिनेशन अ डायरेक्टेड ग्राफ ईच एज हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हर एज की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जिसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाए कि ये इस तरफ जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कनेक्टेड नोड्स इज वन वे, एक वे की ट्रैफिक हो, ठीक है। और रोड्स नेटवर्क्स विद वन वे स्ट्रीट्स, जैसे एग्जांपल दी गई है, वेबसाइट हाइपरलिंक की, सोशल मीडिया फॉलोइंग की। नॉन यूनिडायरेक्शनल का नाम हमें दिया हुआ है। द एजेस हैव नो इनहेरेंट डायरेक्शन, कोई भी एक खास सिंबल ना हो। द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज कंसीडर्ड बाई डायरेक्शनल और सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होते हैं। यूनिडायरेक्शन, अब देखें ना इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, तो अगर सिमेट्रिसिटी हो जाती तो वो नॉन यूनिडायरेक्शनल हो जाते। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है कि 1 डिवाइड करता है ना 3 को, तो 3 डिवाइड नहीं करता होगा 1 का, ठीक है। और अगर 1 डिवाइड करता है 5 को, तो 5 नहीं डिवाइड करता 1 को, यानी कि ये। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की देखें, रिफ्लेक्सिविटी की ये है कि हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करेगा, यानी कि हर एक एलिमेंट पॉइंट यहाँ पे हसी डायग्राम में रिफ्लेक्सिव होती है। दूसरी बात ये देखें, यहाँ से ये यूनिडायरेक्शनल है, इस तरफ को नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाली। दूसरी बात ट्रांसिटिविटी की अगर हम बात करें तो अगर हमने 6 तक पहुंचना है 1 से 3 और 3 से फिर 6 तक जा सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट भी यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे, अगर 1 से 2 तक गए, 2 से 4 तक गए, तो फिर 1 से 4 तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है। ये बनी गई, ये वाली चीज़ है। और बाकी अब हम कंपेरेबिलिटी की बात करें तो कंपेयर्स भी हो रही हैं। ये 4 और 5 नहीं कंपेयर हो सकते, ठीक है, 4 और 5 नहीं हो सकते, 3 और 5 भी कंपेयर नहीं हो सकते, 2 और 5 भी कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो 2 5 को डिवाइड करता है, ना 5 2 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये कंपेरेबिलिटी क्या होती है, कल के लेक्चर में डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अगर आप उसको समझ लेंगे ना कल वाले लेक्चर को, तो ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बच्चे कहते होंगे कि अच्छा ये भी बता रहा है, यानी कि कंपेरेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर दी थी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पो सेट है, तीनों प्रॉपर्टी सेट्स पर, लेकिन कंपेरेबिलिटी ना होने की वजह से नॉट एट ओ सेट। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है, कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कंसीडर, ये हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, ये वाला है, इज अ मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। और ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू बी, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ए का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू बी। प्रूव दैट, प्रूव हमने करना है कि ये पो सेट है, लेकिन नॉट ए टो सेट नहीं है। तो अगर अब बात कर लेना ए इज दिस, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव को साबित करने लगा हूं, तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना, यानी कि ए अपने आप के मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि ये दिखे ना, ये लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं किस पे, एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये है कि हमें एक्स और ये वाली चीज दी होगी, हमने साबित करना है x बराबर है y, ये साबित करना है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई बाय समथिंग
उसको हम आर का नाम दे देते हैं, यानी कि हम कह देंगे एक्स आर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से आप निकाल लें ये आ जाएगा वाई एस इज इक्वल टू एक्स कर लें, ठीक है, यानी कि ये कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा ना हमें। तो यहाँ से ए की वैल्यू दूसरी में पुट कर दें, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो बन जाएगा एक्स आर, यानी कि ये वाई की वैल्यू ना यहाँ पे पुट कर दें, एक्स आर एस इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल होके एक्स, बाकी क्या बचा आर एस इक्वल 1 बन गया। अब ये आर एस का आंसर 1 कब आ सकता है, जब दोनों 1 हो या दोनों -1 हो, फिर ही मल्टीप्लाई होकर 1 आ सकता है ना। ये नीचे वाला केस नहीं पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 1 1 आर की वैल्यू भी 1 है, एस की वैल्यू भी 1 है। जब आर की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, जब यहाँ पे एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये चीज हमने प्रूव करनी, तो एक्स इक्वल टू वाई देखें आ गया, इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक भी साबित हो गई। ये चीज याद करती है यूनिट डायरेक्शनल को, ठीक है, यानी कि ये अगर सिमेट्रिक हो तो वो बाई डायरेक्शनल हो जाता है, ये यूनिट डायरेक्शनल है, यानी कि एक डायरेक्शन होगी। ट्रांसटिविटी यानी कि ये चीजें हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एक्स आर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वाई एस इज इक्वल टू जी हो जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो आ जाएगा एक्स आर एस इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यानी कि ये वाली चीज इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि x इज अ मल्टीपल ऑफ दिस हो गया, यानी कि ये भी रिलेट कर गया, तो ट्रांसटिविटी भी हो गई, यानी कि x इज अ मल्टीपल ऑफ z भी हो गया। अच्छा, ये मल्टीपल ऐसे नहीं दूसरी तरह लिखते हैं, यानी कि मैं मल्टीपल इस तरफ लिख रहा था, दूसरी तरफ मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि आप इसको ना ठीक कर लें। मल्टीपल का कंसेप्ट मेरा ठीक हो गया, ठीक है, मेरा मल्टीपल का कंसेप्ट ठीक हो गया। मल्टीपल ये नहीं होता, मल्टीपल ये होता है कि a इज ए मल्टीपल ऑफ b का मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक है, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो उससे आप प्रूव करें, मैं अभी भी आपको प्रूव कर देता हूँ, देखें, इससे मैं आपको ना अभी भी प्रूव कर देता हूँ। ये ब्लैंक वाला ना ये चल ही नहीं था रहा, ब्लैंक। मैं ना ये आपको प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल का कंसेप्ट जरा है ना, और हम गलती लग गई थी, वो आपको ठीक करके बताते हैं। वो क्या है कि ये देखें, इसका मतलब है a अपने आप के मल्टीपल है कि नहीं, ये हमें साबित करना है। तो a को लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई बाय 1, तो देखें a अपने आप का मल्टीपल आ गया, तो इसका हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में हमने क्या साबित, एंटी सिमेट्रिक में क्या साबित करना है कि अगर ये है देन इसे हमने साबित करना है x y के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ जाएगा, जैसे आप s कह लें या r कह लें, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू आप कह लें कोई s नाम दे दें, हम s x आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एस एक्स आर आ जाएगा। देखिए x दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू एस आर आ गया। अब ये दोनों 1 होगी तो फिर ही 1 आंसर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, बटे वाले तो हमने लेने नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में यही एग्जिस्ट करते हैं, -1 भी +1 आता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 1 नहीं आता है, लेकिन ये हमने नहीं लेने, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है, यानी कि r और s 1 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू y, यहाँ पे s की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू x। तो ये देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब सिमेट्रिसिटी वो ट्रांसटिविटी को प्रूव करें, यानी कि ये हमें चीज़ें गिवन है, तो हमने साबित क्या करना है, ये वाली चीज़ साबित करनी है, ठीक है, यानी कि ये वाली इसको लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू वाई एस आ गया, इसको लेके चलेंगे y इज इक्वल टू जी आर आ गया, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो x इज इक्वल टू आ गया क्या जी आर एस आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, यानी कि ये भी मल्टीपल बन गया, यानी कि x इज रिलेट विद z अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ भी हमारे साथ, तो पो सेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पो सेट हो गया, पो सेट हो गया, ठीक है, यानी कि पो सेट हमारे पास साबित हो गया, ट्रांसटिविटी भी आ गई। अब हम कंपेरेबिलिटी को साबित करेंगे कि ये कंपेरेबिलिटी नहीं है। 2 और 3 हमने ले लिया, ना तो 2 3 का मल्टीपल है, ना तो 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये लिख ही नहीं सकते, 3 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें 2 आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर की बात करें, और 3 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें 2 आएगा ही नहीं, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है। तमाम एलिमेंट कंपेरेबल होंगे तो फिर हम कहते हैं कंपेरेबिलिटी। अब इसमें ये हमें एक ऐसा जोड़ा मिल गया जो कि आपस में कंपेरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टू सेट नहीं है, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट ए एंड बी बी ऑर्डर सेट। अच्छा कितने पेजेस रहते हैं ये भी हम देख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। पेज नंबर 57 पे हूँ हम। सिक्सटी 67 तक जाना, यानी कि अभी हमारे पास
अभी हमारे पास पूरे 10 पेजेस पड़े हैं कवर करने के लिए। तो एग्जाम्पल में 10 देखे, कहता है ए एंड बी भी ऑर्डर सेट्स है, शुड ऐड करना है कि इनकी जो प्रोडक्ट होगी इस तरह डिफाइन है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इज पार्शियली ऑर्डरिंग, यानी कि ये एक पो सेट होगी। ठीक है, तो चलिए आइए जी हम साबित करते हैं इसको। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ऑर्डर सेट है, तो हमें साबित करना है ये भी ऑर्डर सेट होगा। ठीक है, तो ये देखें, इसको यहाँ पे हम साबित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, इस तरह हमारे ऑर्डर पेयर है, ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है। इसको हमने साबित करना है क्या, कि ये पो सेट है, पार्शियली ऑर्डरिंग है, और इस पे जो रिलेशन डिफाइन होगा। और हमें ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, ये पार्शियली ऑर्डर हमें दिए गए हैं। तो इसका मतलब पार्शियली ऑर्डर दिए गए हैं, तो इसका मतलब ए अपने आप से रिलेट करेगा। ठीक है, आप कह लें आप सिंपली कि अगर यानी कि एक्स अपने आप से रिलेट करेगा, एक्स वाई ले लेते हैं, और अगर ये वाली चीज़ है, ठीक है, अगर ये वाली चीज़ है तो फिर एक्स वाई के इक्वल होगा। ए वाली ले लेते हैं ना, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बी भी। ठीक है, ए अपने आप से रिलेट करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर A1 जो है वो A2 के है और A2 A1 के है, देन A1 इज इक्वल टू A2 होगा। ठीक है, और यहाँ से तीसरी सिमेट्रिसिटी, A1 अगर रिलेट है A2 से, A2 रिलेट करता है A3 से, देन फिर हमारे पास A1 रिलेट करेगा A3 से। इसी तरह B वाले के लिए ये 3 चीज़ें। ठीक हो गई, इसको हमने साबित करना है, तो इसका पहला हर अपने आप के होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हम सबसे पहले साबित करने लगे हैं। तो अगर आप देखें तो क्या देखें, अगर आप देखें यानी कि ये हमने साबित करना है ये इससे रिलेट करता है। इनके दरमियान रिलेशन कौन सा डिफाइन है, उन्होंने रिलेशन डिफाइन बता दिया हमें कि ये वाला रिलेशन डिफाइन है, यानी कि दो उसी वक्त इक्विवेलेंस होंगे, अगर पहला पहले क्या दूसरा दूसरे के। ठीक है, तो ये जो उन्होंने हमें डिफाइन किया उसके मुताबिक ये इसके और ये इसके। तो हर देखें ये वाली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई और ये वाली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चलते हैं एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्रिक के लिए हम साबित करेंगे कि अगर A1 B1, अगर A1 B1 जो है वो हो A2 B2 से, और अगर आप कह लें B1 अगर A2 B2 जो हो वो हो B2 A1 A2 से, A1 B2 A1 B1 से, देन हमने साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि A1 B1 इक्वल होगा A2 B2 के। ये वाली चीज़ अब हमने साबित करनी है इस गिवन से। इस गिवन का मतलब क्या है, इस गिवन का मतलब देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे उन्होंने हमें डिफाइन किया है तो इसका मतलब पहला पहले से लेस देन। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, दूसरा दूसरे से लेस देन होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा, देखें यानी कि अभी यहाँ तक आ जाए, अब इससे ये इससे लेस देन A2 लेस देन इक्वल टू A1 आ गया, और ये इससे लेस देन, जैसे हमने उन्होंने ऑपरेशन डिफाइन किया ना उसकी मदद से। अब इसको और इसको यूज करते हुए देखें, ये दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए A1 A2 के इक्वल आ जाएगा, A1 इक्वल आ गया A2, और इसको यूज करते हुए अगर आप देखें तो आ जाएगा B1 इक्वल टू B2 आ गया। ठीक है, यानी कि वो B वाले की भी तो होगी ना एंटीसिमेट्रिक वाली, तो A1 A2 के इक्वल आ गया, B1 B2 के इक्वल आ गया। अगर मैं A1 B1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो A1 की जगह मैं A2 रख सकता हूँ, B1 की जगह B2 रख सकता हूँ, तो ये आपस में इक्वल आ गए, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, कहाँ पे लिखी है, ये देखिए, ये चीज़ साबित करनी थी। अब इसकी ट्रांसटिविटी मैं आपको ऊपर से करवा देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसकी ट्रांसटिविटी ये है कि उन्होंने ना, मैंने A1 B1 A2 B2 लिया है, उन्होंने ABCD ले लिया है, उन्होंने ABCD और EF ले लिया। मैं होता A1 B1 A2 B2 A3 B3 ले लेता, कहता ये 3 ले लिए हैं, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करना है, हमने साबित करना है कि ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करना है, हमने साबित करना है ये इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका इससे रिलेट करने का मतलब क्या है, ये इससे लेस देन इक्वल होगा, ये इससे लेस देन इक्वल होगा। इसका इससे रिलेट करने का मतलब क्या है, ये इससे लेस देन इक्वल होगा, ये इससे लेस देन इक्वल होगा। अब जो हमें ऊपर गिवन चीज है उसको देखते हुए, यानी कि ऊपर वाली गिवन चीज को देखते हुए, यानी कि देखें A C से और C E से, तो A C से हो जाएगा। ठीक है, A C से हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कि A फिर C से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि B D से और D आगे F से है, तो वो ऊपर जो हमें B2 सेट हमें गया था उसकी मदद से B E से हो जाएगा, B E से हो जाएगा, A C से हो गया, B E से हो गया, इसका मतलब A B जो है वो लेस देन इक्वल टू यानी कि आ गया C E के। ठीक है, C E के, अच्छा F भी F है ये, ठीक है F है, तो F वाले से, और ये F था, यानी कि यहाँ पे फिर F आ जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अब क्या है कि A B, अब मैं A1 A2 ले लेता हूँ ना। ठीक है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 कार आ रही है, एक मिनट, ये हमें गिवन है, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। एक मिनट, कार आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
और ये वाली चीज़ ना हमने साबित करनी है यहाँ पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये चीज़ हमने साबित करनी है। अच्छा, ये हमें गिवन है, इस पर जब हम रिलेशन लगाएंगे तो A1 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू A2 और B1 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू B2, ठीक है। इस पर जब हम रिलेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, A2 लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा A3 और A2 लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा A3 और आ जाएगा B2 लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा B3। अब इसको और इसको अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हमें ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दी हुई थी ट्रांसटिविटी की, ठीक है। तो ये ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी लगा के A1 लेस देन और इक्वल टू आ गया A3 के, तो ये आ गया A1 लेस देन और इक्वल टू A3 और इसको यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा B1 लेस देन और इक्वल टू B3 आ गया, ठीक है। अब A1 लेस देन और इक्वल टू ये है, ये इसके है, तो A1 और B1 ये वाला लेस देन और B1 लेस देन और इक्वल टू आ गया किसके, A3 और B3 से, और ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट करती है, हमारा प्रूव हो गया। तो कॉल आ रही है, आगे वाला थ्योरम देखते हैं हम जल्दी जल्दी और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये अब आप देख लीजिएगा इसका इन्वर्स ऑर्डर यहाँ पे बयान किया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्शियली ऑर्डरिंग साबित हो गया। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन में लाजमी पूछेगा। इसके साथ इजाजत देना, बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।